जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स जेएनबी क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप लोग को दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी देख पा रहे हैं, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हैं। क्या है, बोला जा रहा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दो संबंध होता है, दोनों संबंध को आप लोग को याद रखना है। पहला जो संबंध होता है मैं यहाँ पर एक करके बताता हूँ। पहला संबंध होता है एफ इक्वल टू आर अपॉन में 2, यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2, ठीक है। और यहाँ से आप लोग अगला संबंध भी निकाल सकते हो। सिंपल आपको करना क्या है, नीचे कुछ नहीं, मतलब एक ही इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f, ठीक है। यानी कि जो है वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना में जो है फोकस दूरी, ठीक है। तो बस इस चीज को याद रखना है। दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन रहेगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया गया आप लोग देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को एक बार ध्यान से देखिए। बी पे दिया हुआ है एफ इक्वल टू आर अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। फोकस दूरी जो है यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बटे में 2 होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी सारा कंटेंट जो है इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि, ठीक है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो है अपरिवर्तित रहता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हैं। क्या है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो और एक चीज आप लोगों को जो समझने वाली बात है, यहाँ पर उत्तल लेंस की बात हो रही है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको लेंस की क्षमता निकालना है, यानी कि पी आपको ज्ञात करना है। तो पी बराबर होता है 1 अपॉन में एफ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर एफ का मान क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, यानी कि 1 बटे में 1 हो गया। यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, है ना। 1 और इसका यूनिट डी हो जाएगा, है ना, यानी कि डायोप्टर, ठीक है। लेंस की क्षमता का जो है मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है ना, इसे हम लोग डी से लिखते हैं, ठीक है जी। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हैं। क्या है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंपल बोला जा रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वाहन के अग्रदीपों में जो है यहाँ पर जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए देख पा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, जिसका नाम है दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंपल सवाल में बोला जा रहा है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु की, तो दूरबिंदु जो है याद रखिएगा आप लोग, दूरबिंदु जो है अनंत होती है, ठीक है। क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाए निकट बिंदु क्या होगा, तो निकट बिंदु जो है आप लोग का 25 सेंटीमीटर होता है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव नेत्र का दूरबिंदु, तो दूरबिंदु के लिए अनंत हो जाएगा, है ना। निकट बिंदु पूछा जाता तो आपका 25 सेंटीमीटर राइट उत्तर होता, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है, बोला जा रहा है नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो देखिए, नेत्र में जाने वाला प्रकाश की जो मात्रा है, इसका जो नियंत्रण है कौन करता है, तो ये पुतली करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग 10 नंबर पे देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा है मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है उल्टा और वास्तविक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जो है
किसकी इकाई है ये आपको बताना है, तो ये ऊर्जा की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, बोला जा रहा है कि कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, तो कूलम्ब जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी अगर हम लोग विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर की बात करेंगे तो इसका वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका ओम होता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो है क्या परिवर्तित करता है, क्या चेंज करता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है जी, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको भी बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर CuO है, प्लस में H2 है, एंड यहाँ पर जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, Cu प्लस में H2O। ठीक है, देन आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर क्या है, CuO है ना, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है, एंड यहाँ पर H2 है। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है आप लोग यहाँ पर क्या प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, यहाँ पर Cu प्लस में H2O बन रहा है। ठीक है जी, ये चीज आप लोग देख सकते हैं बन रहा है। अब यहाँ पर आपका बताना क्या है, यहाँ पर बताना है किसका जो है उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या CuO है, एंड यहाँ पर देखो Cu हो गया, यानी कि यहाँ से क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना चीज आप लोग समझ गए, यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो गया। देखो यहाँ पर CuO है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो गया। एंड इसी बात को अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, है ना, यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, देखो यहाँ पर H2 है, एंड यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, और जब भी यहाँ पर और ऑक्सीजन का योग का मतलब होता है यहाँ उपचयन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन का कमी को हम लोग बोलते हैं अपचयन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन का कमी होगा तो अपचयन बोलेंगे, और ऑक्सीजन का अगर आप लोग का योग होगा तो इसे हम लोग उपचयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किसका उपचयन हो रहा है, यहाँ पर H2 का उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी देख पा रहे हैं, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गया होगा, आई होप एंड बिलीव। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो समझदार आप लोग है ही। ठीक है जी, स्टूडेंट्स यहाँ पर NCERT से लिया गया अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर बोला जा रहा है दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, ये डायरेक्ट जो है NCERT से सवाल उठाया गया है, तो NCERT को बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंपल सवाल में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिटमस पत्र जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला सवाल आप लोग देखिए क्या है, किसी विलयन का pH मान जो है यहाँ पर 10 दिया गया है। ठीक है, किसी विलयन का जो मान है ये 10 दिया गया है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आप लोग pH स्केल के बारे में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा भी देता हूँ। ठीक है, देखो pH स्केल जो है आप लोग का 0 से लेकर के 14 तक होती है। ठीक है, यहाँ पर जो 7 होती हैं, 7 जो होता है इसका जो मान होता है ये उदासीन होती हैं, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। एक करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो 7 होती है ना होता है उदासीन, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ये क्या होती है मेरे भाई, तो ये उदासीन होती हैं, इस बात का आप लोग ख्याल रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 7 से इस साइड में जाएंगे, ठीक है, यानी कि 7 से कम की तरफ में जाएंगे, है ना, 7 से अगर हम लोग कम की तरफ में जाएंगे तो ये होगा अम्लीय विलयन। ठीक है, ये होगा एसिडिक, यानी कि ये अम्लीय विलयन होगा। एंड अगर हम लोग 7 से ज़्यादा में जाएंगे, ठीक है, 7 से ज़्यादा में जाएंगे तो ये होगा जो है बेस, यानी कि आपका क्षारीय विलयन। ठीक है, ये होगा क्षारीय विलयन, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, ये होगा क्षारीय विलयन और ये होगा अम्लीय विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर जो pH मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो ये 10 दिया गया है pH मान, यानी कि 7 से ज़्यादा हुआ, और 7 से ज़्यादा होगा यानी कि बेस होगा, यानी कि क्षारीय होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है क्षारीय, आप लोग देखिए वहीं आपका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी देख पा रहे हैं, क्षार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
19 नंबर में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्या है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है, ये आपको बताना। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है, डायरेक्ट आप लोग का एनसीईआरटी से ये सवाल लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट देखने को मिलेगा तो मैं आप लोग के लिए और एक सेट लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग का ज्यादा से ज्यादा कमेंट आना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो चित्र दिया गया है ये क्या सूचित करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, ये आप लोगों को बताना है। इमली की बात करें तो इसमें टर्टरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ आपको पूछा जा रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये आपको बताना है, जिसका नाम है ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है अग्निशामक बनाने में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। परमाणु संख्या के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो आप लोग सक्रियता श्रेणी वाले टॉपिक को पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग धड़ल्ले से कर देंगे। आप लोग को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए अगर नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। यहाँ पर सिंपल बोला जा रहा है कि कौन सा धातु जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर पोटेशियम जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख सकते हैं क्या है, बोला जा रहा है पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, जिसको कहा जाता है खनिज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं बी आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं क्या है, बोला जा रहा है प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, ये आपको बताना है। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर देखें तो यहाँ पर प्रोपेनॉल मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, तो इसमें कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है ये आपको देखना है। तो अगर आप लोग सिंपल देखें तो यहाँ पर देखो OL जो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो है एल्कोहल का होता है, जो कि यहाँ पर लास्ट में लगता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, कुछ इस प्रकार से भी आप लोग पहचान सकते हो। अगर आप लोग IUPAC नेम जो है पढ़े होंगे तो ये सब आप लोग को आता होगा, ठीक है। एल्डिहाइड की बात किया जाए तो इसके अंत में जो है AL लगता है, और कीटोन की अगर बात करें तो इसमें ओन लगता है, ठीक है। जिस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है जल का टूटना, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है ऑक्सीजन का मुक्त होना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यहाँ पर अगला देखिए पॉइंट पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, ये भी बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा था क्या नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये गलत है, ठीक है, ये कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, है ना। 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृक्काणु, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल में बोला जा रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से, ठीक है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर अगला सवाल पे बोला जा रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो इसे निषेचन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो आप लोग ये जो चित्र देख पा रहे हो ये हाइड्रा का चित्र है। इसमें किस प्रकार का जनन होता है ये आपको बताना है। तो
हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि से जनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आप लोग देख सकते हैं, पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को सभी विद्यार्थी को कमेंट करके बोलना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा, कि क्या इसका जो है सही जवाब होगा। आपको कमेंट करके बोलना है 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना ये आपको बताना है। मेंडल जी ने जो है यहाँ पर मटर के पौधे को चुना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादक है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 में क्या है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है आपको बताना है, जो कि होता है प्रथम पोषी स्तर का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 38 नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सिंपल बोला जा रहा है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि अंतिम सवाल है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर घंटा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग के लिए 40 टॉप VBI क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, क्योंकि आप लोग की एडमिशन तक आप लोग को हेल्प किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।